नमस्कार साथियों, आज हम लोग हैना एरेंट के तीसरे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म अर्थात सर्वाधिकारवाद के अभ्युदय और उनकी लेबर वर्क और एक्शन के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज उसी क्रम में तीसरी कड़ी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो छात्रों को समझने में बहुत कठिनाई आती है, दैट इज कॉल्ड बेनालिटी ऑफ इविल, अर्थात एक प्रकार से दुष्टता का साधारणीकरण आप कह सकते हैं कि हिंदी में इसका ट्रांसलेशन हो सकता है, लेकिन अभी ट्रांसलेशन पर नहीं जाते हैं। अभी उसका जो कॉन्सेप्ट है बेनालिटी ऑफ इविल पे उस पे जाते हैं कि हन्ना एरेंट ने एक बड़ी चर्चित पुस्तक लिखी और एक बड़ी कंट्रोवर्शियल पुस्तक लिखी जिसका नाम था आइकमैन इन जेरूसलम, अ रिपोर्ट ऑन द बेनालिटी ऑफ इविल। जाहिर है कि जेरूसलम में एडोल्फ आइकमैन का ट्रायल हो रहा था, उसके बारे में ये एक रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट में बेनालिटी ऑफ इविल का कॉन्सेप्ट हैना एरेंट ने प्रतिपादित किया। तो जाहिर है कि दो तीन चीज़ें इसमें जल्दी से समझ लेते हैं कि एडोल्फ आइकमैन कौन था। वो एक जर्मन हिटलर रिजीम का, नाजी रिजीम का एक अधिकारी था और वो अधिकारी उसके ट्रायल के बारे में, वो वॉर क्रिमिनल का दोषी पाया गया था, उसके ट्रायल के बारे में ये था जो कि 1961 में जेरूसलम में कंडक्ट किया गया और उसी पे ये रिपोर्ट थी। और उस रिपोर्ट में जो उसकी शख्सियत है उसके बारे में इसमें एक कॉन्सेप्ट प्रतिपादित किया गया हैना एरेंट के द्वारा, बेनालिटी ऑफ इविल का। तो इविल तो हम सभी लोग जानते हैं, इविल का मतलब होता है बुराई और बेनालिटी का मतलब होता है बहुत ही साधारण, बहुत ही तुच्छ, बहुत ही कॉमन प्लेस, बहुत ही ऑर्डिनरी। अर्थात बात इसमें ये की जा रही है कि एक इतना बड़ा जो अपराधी है, तो नहीं, जाहिर है कि जिसने 60 लाख लोगों को, ज्यूज़ को मृत्यु के घाट उतारा हो या मृत्यु के घाट जिसने पहुंचवाया हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहा हो, तो जाहिर है कि ऐसा लगता था कि वो कोई बहुत बड़ा डेमॉन होगा, राक्षस होगा, दैत्य होगा, बहुत भयानक शख्स होगा, बहुत ही ईविल पर्सोनिफाइड होगा, बुराई का एकदम प्रतिमान होगा वो, और इस बहुत खूंखार होगा। जब हैना एरेंट अमेरिका से जेरूसलम आई और उन्होंने उस ट्रायल को अटेंड किया और उन्होंने उस दौरान जो है बाकायदा उससे बातचीत की, उससे कन्वर्सेशन किया, तो उन्होंने पाया कि वो तो बड़ा ही एक साधारण, बड़ा ही ऑर्डिनरी, बहुत ही तुच्छ प्रकार का प्राणी था, जो कि जिसमें कि किसी प्रकार की क्रिमिनलिटी का न कोई भाव था, न उसमें कोई दुष्टता का अंश था, न उसमें कोई दैत्य का अंश था, न उसमें कोई राक्षसी प्रवृत्ति थी। वो तो कुछ ऐसा था ही नहीं जैसा कि वो सब लोग सोच रहे कि वो बहुत बड़ा खूंखार कोई दुष्ट होगा, ऐसा वो कुछ नहीं था। वो तो बड़ा एक साधारण सा आदमी था। तो अजीब सा लगा हैना एरेंट को। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा क्राइम करने वाला, इतना बड़ा अपराधी जिसने कि 60 लाख लोगों को मौत के घाट पहुंचवाया हो, वो इतना साधारण और तुच्छ कैसे हो सकता है। इसका उन्होंने इस किताब में चर्चा किया है। आपने भारतीय संदर्भ अगर लें तो आपने भारतीय संदर्भ में देव और दानव का डाइकोटमी सुना होगा। दैवत्व उन लोगों को कहते हैं जिसमें ईश्वरीय तत्व होता है, दैवी तत्व होता है जो बहुत अच्छाई के प्रतिमान होते हैं, और दैत्य या दानव उनको कहते हैं जो बुराई के प्रतिमान होते हैं। तो भारतीय संदर्भ में हम लोग जाहिर है कि दानव और दैत्य और राक्षस इन सब से बचना चाहते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि वो बुराई के प्रतिमान हैं और उनसे दूर ही रहने की कोशिश करते हैं। हम उनकी पूजा पाठ नहीं करते हैं, हम ईश्वरीय पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अगर आपको सडनली पता चले कि आपके पड़ोस का कोई व्यक्ति है, आपका नेक्स्ट डोर नेबर है और जो कि बिल्कुल रोजमर्रा की ऑर्डिनरी जिंदगी जी रहा है, लेकिन अगर वो आपको बाद में कालांतर में पता चले कि तो बहुत बड़ा कोई उसने सीरियस क्राइम किया है, मानवता के विरुद्ध कोई उसने अपराध किया है, तो आपको कैसा लगेगा। और जो कि बिल्कुल उसको, और जो करने वाला अपराधी था उसको बिल्कुल एहसास नहीं है कि वो कोई अपराध कर रहा है, वो कुछ गलत काम कर रहा है, वो अपनी रूटीनी जिंदगी जी रहा है। लेकिन उसकी रूटीनी जिंदगी जीने के परिणाम स्वरूप कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितने लोग कंसंट्रेशन कैंप में पहुंच गए, कितने लोग फायरिंग रेंज में पहुंच गए, फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच गए, इसका उसको कोई इल्म नहीं है, इसका कोई उसको एहसास नहीं है। और इस पूरे विषय को हैना एरेंट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेनालिटी ऑफ इविल के कॉन्सेप्ट के रूप में प्रतिपादित किया है। आज इसी पे हम लोग की चर्चा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले बैकग्राउंड थोड़ा चलते हैं कि जर्मनी में, जैसा कि आप जानते हैं सभी लोग, कि
1933 से 1945 तक, जब तक विश्व युद्ध समाप्त नहीं हुआ, वहाँ पे नाजी शासन था, हिटलर वहाँ का शासक था। और वो लोग नाजीज जो हैं वो ज्यूज़ को अपना, यहूदियों को अपना पक्का दुश्मन मानते थे और ये मानते थे कि अगर जर्मन राष्ट्र को सरवाइव करना है तो यहूदियों का विनाश बिल्कुल आवश्यक है। और इसलिए जब जर्मनी यूरोप पे कब्जा करने लगा तो यूरोप में जिन क्षेत्रों पे हिटलर ने कब्जा किया, जिन क्षेत्रों पे नाजी सरकार का कब्जा हो गया, वहाँ पे उन्होंने चुन कर बिन कर वहाँ पे यहूदियों को आइडेंटिफाई किया और उनको मारने की कोशिश, उनको मृत्युदंड देने की कोशिश की। और इस काम के लिए जो व्यक्ति, जो अधिकारी मुकर्रर किया गया, जो अधिकारी निर्धारित किया गया, उसका नाम था एडोल्फ आइकमैन, जिसके बारे में ये पुस्तक है, जिसके बारे में हम लोग की चर्चा है। और उससे ये कहा गया कि भैया आप आइडेंटिफाई करो कि ज्यूज कहाँ कहाँ हैं, उनको बीनो और उनको कंसंट्रेशन कैंप भेजो, जर्मन कंसंट्रेशन कैंप्स में, जिससे कि उनको वहाँ पे एलिमिनेट किया जा सके, क्योंकि ये सारे जो ज्यूज हैं वो जर्मन के लिए बहुत खतरनाक हैं, जर्मनी के अस्तित्व के लिए बहुत खतरनाक है। विश्व युद्ध जब समाप्त, ऐसा उसने किया आइकमैन ने, जैसा कि वो अधिकारी था, उसका ये काम था, उसने किया विदाउट रियलाइजिंग कॉन्सिक्वेंसेस। जब जर्मनी की हार हुई द्वितीय विश्व युद्ध में तो आइकमैन भाग के अर्जेंटीना चला गया और वहाँ पे एक सामान्य व्यक्ति की तरह से वो 15 साल बाकायदा उसने नौकरी की, तरह तरह की नौकरियाँ की, एक नौकरी नहीं की, अनेक नौकरियाँ की। और वो चूंकि बहुत बड़ा वो कल्प्रिट था पूरे यहूदियों को मारने के लिए, तो जब इजराइल राष्ट्र बना 1948 में, जैसा कि आप जानते हैं, और उसके बाद यहूदी एक राज्य बना और यहूदी सरकार बनी है, इजराइल बना, तो इजराइल की जो सीक्रेट सर्विस थी, जिसको मोसाड्स कहते हैं, उसने जो है किसी तरीके से उनको घर दबोचा अर्जेंटीना में और उनको फिर अप्रैल में 1961 में लाके जेरूसलम में ट्राई किया गया। और उसको ये पाया गया कि ये जो है पूरे जीविश यहूदियों के जनता के लिए और पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, एक बहुत बड़ा अपराधी है, इसलिए उसको अंत में 1962 मई 1962 में उसको हैंग कर दिया गया। इसी शख्स के बारे में हन्ना एरेंट ने जो अपने व्यक्तिगत इंटरव्यू और व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन के बाद जो बात लिखी, वो ये लिखी कि ये जो आइकमैन नामक शख्स था जेरूसलम में, जिसका ट्रायल हुआ और जिसको वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए फांसी पर चढ़ा दिया गया, वो कोई इविल शख्सियत नहीं थी, वो कोई ऐसा दानव, दुष्ट और इविल पर्सोनिफाइड शख्स नहीं था जिसके बारे में सोचा जाए कि वो कोई बहुत बड़ा भयंकर और भयानक शत्रु था मानवता का। आइकमैन को लगा कि बहुत ही साधारण आदमी था और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस अपने रिकॉर्ड किए हैं अपनी पुस्तक में। उन्होंने कहा कि उससे बातचीत के दौरान, आइकमैन से बातचीत के दौरान हमको लगा कि न तो वो पागल था और न वो सैडिस्ट था। अर्थात सैडिस्ट वो लोग होते हैं जिनको दूसरों को टॉर्चर करने में, जिनको दूसरों को मारने में बहुत मज़ा आता है, ये भी उसका व्यक्तित्व नहीं था। वो एक बहुत ही टेरिफाइंगली नॉर्मल व्यक्ति था, एक ऐसा साधारण व्यक्ति था जैसे कि हम और आप होते हैं। इस प्रकार के हम लोग साधारण व्यक्ति से नहीं कल्पना कर सकते कि वो इतना बड़ा अपराध कर बैठेगा। तो उन्होंने कहा कि पहले उसकी व्यक्तित्व की शख्सियत तो ये थी कि ही वॉज नॉट लाइक अ डेमॉन बट ही वॉज ए वेरी सिंपल ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। और उसमें उसको जो जॉब दिया गया, जो उसका जो काम दिया गया, उस काम को उसने बहुत ही ऑफिशियस ढंग से और बहुत ही मेटिकुलस ढंग से किया। और उसको काम को करने में वो केवल अपने ऊपर के लोगों की आज्ञाओं, अपने अधिकारियों के आज्ञाओं का मैकेनिकली पालन कर रहा था, यांत्रिक रूप से पालन कर रहा था। वो ये नहीं देखता था कि उन आज्ञाओं में उसके परिणाम क्या होंगे। बस उसको जो आज्ञा दी गई थी कि आप ज्यूज को आइडेंटिफाई करिए और उनको साइबेरिया में उनको जर्मन कंसंट्रेशन कैंप में भेजिए, ये उसका काम था। ये काम करने में वो बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम कर रहा था, लेकिन उसके अंदर कोई इविल डिजाइन नहीं थी। वो ये नहीं चाहता था कि साहब इसका क्या परिणाम होगा, वो जानता भी नहीं था शायद इसका क्या परिणाम होगा। बस वो उसको आइडेंटिफाई करके सरकार को बताता था कि ये लोग हैं। और इस तरह से उसके इस क्रियाकलाप से ज्यूज का जो आइडेंटिफिकेशन हुआ 60 लाख ज्यूज का, और जिनको अंत में मृत्युदंड दिया गया, इस काम की जो विकेडनेस थी, इस काम की जो क्रूरता थी, उसका एहसास आइकमैन को नहीं था।
क्योंकि उसने न तो स्वयं किसी को मारा और न उसने किसी को मारने का ऑर्डर दिया। उसने तो केवल उसका जो काम था वो किया और उसने अपने कन्फेस किया कि हमारे मतलब व्यक्तिगत रूप से आइकमन को उसने कहा कि हमको यहूदियों से कोई घृणा नहीं है, उनसे हमें कोई हेट्रेड नहीं है और ना हमारे कार्य का जो परिणाम हो रहा है उस परिणाम को लेके हमारे अंदर कोई भी इमोशनल एलिमेंट है कि भाई इसका अच्छा परिणाम होगा या बुरा परिणाम होगा। आई एम ए डीह्यूमनाइज्ड पर्सन काइंड ऑफ ए थिंग, जस्ट फॉलोइंग मैकेनिकली माई सुपीरियर्स ऑर्डर्स, ये हमारा भाव था। तो उसके जो अधिकारी, नाजी अधिकारी था, उसके काम करने के पीछे कोई गहरी साजिश, गहरी चाल, गहरी लक्ष्य, गहरा मोटिव नहीं दिखाई दिया जहाँ तक हैना एरेंट का सवाल है। और हैना एरेंट ने उसको एक टर्म दिया कॉग्निटिव इनएबिलिटी। कॉग्निटिव इनएबिलिटी का मतलब होता है कि आपके पास कुछ सोचने समझने का वक्त ही नहीं है, सोचने समझने का मादा ही नहीं है, सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है। बस आपका ऑर्डर आया, आपने उस ऑर्डर का एग्जीक्यूट कर दिया, आपने ये नहीं देखा कि उस ऑर्डर का परिणाम क्या होने वाला है। तो ये कॉग्निटिव इनएबिलिटी है, इनएबिलिटी टू थिंक को कहते हैं कॉग्निटिव इनएबिलिटी। और इससे ये दिखाई दिया कि वो शख्स जो आइकमैन था वो एक थॉटलेस व्यक्ति था, वो कोई चिंतन नहीं करता था कि वो अच्छा काम कर रहा है कि बुरा काम कर रहा है, न वो कोई फैनेटिक था, बल्कि वो एक प्रकार न उसमें यहूदियों के विरुद्ध कोई भाव था, बल्कि वो एक इनडिफरेंट टाइप का इंडिविजुअल था। और ये सारी जो प्रवृत्तियां हैं जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की हैना एरेंट के माध्यम से, इसी सारी प्रवृत्तियों को बेनैलिटी ऑफ इविल का टर्म दिया है हैना एरेंट ने। अर्थात एक व्यक्ति जिसको सोचा गया था कि ये इविल पर्सोनिफाइड होगा, वो तो इविल पर्सोनिफाइड है ही नहीं, अर्थात वो तो एक बहुत ही साधारण व्यक्ति है। तो कहने का मतलब ये है कि हन्ना अरेंट हम लोग से ये कहना चाहती हैं कि एक बहुत साधारण से व्यक्ति से एक बहुत ही असाधारण अपराध, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम अगेंस्ट द इंटायर ज्यूज रेस हुआ है। और प्रश्न तब ये आया कि क्या कोई ऐसा भी शख्स हो सकता है कि जो स्वयं बुरा न हो लेकिन वो बहुत बड़ा कोई बुरा काम करे। ही मे नॉट बी evil himself or herself but can indulge into a very very grave kind of evil things। और क्या ये संभव है कि एक ऑर्डिनरी आदमी वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर सके, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर सके? इस प्रश्न को समझने के लिए हम लोगों को हन्ना एरेंट के प्रीवियस जो पूर्ववर्ती हम लोगों ने डिस्कशन किया है उस तक थोड़ा सा संकेत आपको देना चाहेंगे और उनके जो अर्लियर वर्क्स हैं, ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म एंड अ थीसिस ऑन लेबर वर्क एंड एक्शन, उस पर ले जाना चाहेंगे। हैना एरेंट ने बेसिकली क्या आर्ग्यू किया है? हैना एरेंट ने बेसिकली ये आर्ग्यू किया है कि मॉडर्निटी की जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिटी की प्रॉब्लम है। आपके अंदर आइडेंटिटी की क्राइसिस पैदा करता है मॉडर्निटी, और आप जो है अपने इकोनॉमिक मैन के रूप में रिड्यूस कर देता है आपको। एवरीबडी इज थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ हिज और हर जॉब, his or her profession, his or her status, his or her financial position, his or her recognition in the society। आदमी इकोनॉमिक मैन के रूप में रिड्यूस कर गया है और उसका इकोनॉमिक मैन में रिड्यूस करने की वजह से वो क्या हो गया है कि वो हैना एरेंट ने जैसे कहा लेबर, वर्क एंड एक्शन, कि वो लेबर और वर्क में ही उलझ गया है। लेबर इज दैट विच इज सेटिस्फाइंग योर physiological requirements and work is that which is related to the construction of creation of cultural artifacts। अर्थात जो सांस्कृतिक संरचनाएं हैं उसका निर्माण करने में आप मशगूल हैं। तो बस इसी तक आप सीमित है। लेकिन जो एक्शन पार्ट है, हैना एरेंट ने जो कहा था, और एक्शन को हैना एरेंट ने क्या कहा था? हैना एरेंट ने एक्शन को ये कहा था कि एक्शन वो होता है जो आप अपने व्यक्तिगत डोमेन से निकल के, प्राइवेट डोमेन से निकल के पब्लिक डोमेन में जब आप इंटरेक्ट करते हैं, जैसे आप परिवार में इंटरेक्ट करें, जैसे आप अपने पड़ोस में इंटरेक्ट करें, जैसे कि आप अपने समाज में इंटरेक्ट करें। जब आप समाज में इंटरेक्ट करते हैं, परिवार में इंटरेक्ट करते हैं, पड़ोस में इंटरेक्ट करते हैं, तब आपको समझने में आता है कि और लोग क्या सोच रहे हैं, और लोग क्या थिंक कर रहे हैं, और लोगों की भावनाएं क्या हैं, और तब उनसे आपका एक अपना दृष्टिकोण बनता है। लेकिन अगर आप केवल अपने 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 बारे में ही सोचते रहेंगे तब तो आप तो नावाकिफ हैं कि आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, चारों तरफ लोग कैसा सोच रहे हैं, और इस प्रकार से आप पूरी दुनिया से कट जाते हैं, केवल स्व केंद्रित हो जाते हैं, अपने निहायत स्वार्थी आपका जीवन हो जाता है। तो हैना एरेंट ने यह कहा था कि जब ऐसा होता है कि हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, और उसने बताया कि टोटलिटेरियन जो आइडियोलॉजीज होती हैं उनके लिए बड़ा मुफीद होता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये वातावरण होता है, क्योंकि तब टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी में हर आदमी इकोनॉमिक मैन के रूप में रिड्यूस हो जाता है और केवल अपने बारे में, अपने
अपने नौकरी के बारे में, अपने प्रमोशन के बारे में, अपने पैसे के बारे में, अपने बच्चों के बारे में और आगे के अपने जीवन के बारे में सोचता है और समाज के बारे में नहीं सोचता, समाज से इंटरेक्ट नहीं करता, तो इसका मतलब आप पब्लिक स्पेस को फ्री छोड़ देते हैं, वैक्यूम छोड़ देते हैं और उस वैक्यूम में धीरे से एक टोटलिटेरियन डिक्टेटर एंटर कर जाता है और वो पॉपुलिस्ट मीन्स के द्वारा सारे पब्लिक स्पेस को कैप्चर कर देता है और आपको मजबूर कर देता है उसी ढंग से सोचने के लिए जैसा कि वो चाहता है। और इस प्रकार से जो नाजी जो रिजीम थी, उस नाजी रिजीम ने इसका पूरा फायदा उठाया और हिटलर ने पॉपुलिस्ट मीन्स अपना के सारे लोगों को सारे जो पब्लिक स्पेस था वो कैप्चर कर लिया और सारे लोग जो इकोनॉमिक मैन के रूप में रिड्यूस हो गए थे, जो केवल अपने जॉब, अपने प्रमोशन, अपने सेल्फ उन्नयन के बारे में सोचते थे, केवल वहीं तक उसको रोक दिया और सारा पब्लिक स्पेस कैप्चर करके अपना वर्चस्व उसमें गाड़ दिया और इस प्रकार से एक टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी का जन्म दिया। तो हन्ना एरेंट कहना आपसे कनेक्ट करती है वो पूरे ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म को वर्क, लेबर वर्क और एक्शन की थियरी को कनेक्ट करती हैं इस बेनालिटी ऑफ इविल के कॉन्सेप्ट से और कहते हैं कि ये बेनालिटी ऑफ इविल में आदमी इकोनॉमिक मैन के रूप में रिड्यूस होके अपने तई सोचता है, अपने बारे में ही सोचता है और अपने कार्यों के जो सामाजिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं, सामाजिक जो परिणाम है, दुष्परिणाम है, उसके बारे में वो नहीं सोचता। आज की मानसिकता देखिए काफ़ी मिलती है, जुलती है कि आज हम सब लोग ज़्यादातर अपने बारे में केवल सोचते हैं, अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में, विश्व के बारे में नहीं सोचते हैं। ये एक बहुत गलत धारणा है। हमको औरों के बारे में भी सोचना चाहिए। हम तो अपना व्यक्तिगत जीवन जैसे जी रहे हैं, जीते ही रहते हैं, लेकिन जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की बेहतरी के बारे में सोचते हैं, दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हैं, इतना आनंद आता है कि जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जब हन्ना एरेंट ने ये कॉन्सेप्ट प्रतिपादित किया तो वास्तव में इसकी बड़ी आलोचना हुई और कुछ आलोचकों के नाम मैं आपको दे रहा हूं जो कि आपको शायद हेल्प करेंगे। इनके नाम थोड़ा नए हैं, कठिन हैं, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे जो नाम हैं उनको दे दूंगा जो आलोचक हैं। जैसे इसमें मैरी मैककार्थी एक आलोचक हैं जो कि उनकी मित्र भी थी। उन्होंने कहा कि ये एब्सर्ड डाइग्रेशन है, उसके बुरे जो कार्य हैं उससे भटकाव का, उससे अलग करने का, अलग दिशा में, ट्रैजेक्टरी में सोचने की एक प्रवृत्ति हमको दिखाई देती है। ऐसा वास्तव में है नहीं। या दूसरा एक आलोचक था गर्शॉम शोलेम का कहना था कि ये मुझे केवल एक स्लोगन लगता है, मियर कैचवर्ड लगता है, इसमें मुझे कोई दम नहीं लगता है। तीसरा जो आलोचक था डेबोरा लिपस्टैट, उस डेबोरा लिपस्टैट ने कहा कि जो आर्गुमेंट हन्ना एरेंट ने दिया है कि उसके बहुत साधारण व्यक्तित्व था एडोल्फ आइटमैन का, जो नाजी जो इजरायली गवर्नमेंट ने जो पेपर रिलीज़ किया है, उस रिलीज़ में अगर आप उस पेपर्स को पढ़ें तो आपको लगता है कि वो आइटमैन देखने में साधारण ज़रूर लगता था, लेकिन वो नाजी आइडियोलॉजी से और रेशियल प्योरिटी के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल वो कन्विंस था, उसको आत्मसात करना चाहता था। और एलन वुल्फ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल इविल में लिखा है कि हन्ना एरेंट ने आइकमैन के बारे में ये तो बताया कि वो कौन था, लेकिन उन्होंने इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया कि उसने किया क्या। हालांकि ये सब चारों जो क्रिटिसिज्म आप देख रहे हैं, चारों क्रिटिक्स देख रहे हैं, इनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है और अगर आप हो सकता है कि उस चीज़ को पढ़ें तो आपको भी शायद ऐसा ही लगे। और उसका कारण ये था कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा था कि आपको लगता था कि क्या हन्ना एरेंट कहीं आइकमैन को डिफेंड तो नहीं कर रही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जब सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हन्ना एरेंट आपको कहना चाहती है, जो उनके प्रीवियस जो डिस्कोर्सेज ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियन से उसको कनेक्ट करता है, वो बहुत डीप और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको ज़्यादातर लोग मिस कर जाते हैं कि वो आपको बताना चाहती हैं कि Eichmann was produced because he was not talking to himself. Eichmann was produced because he was not talking to others. Eichmann was produced because he was not talking to the society. अर्थात Eichmann अपने से भी संवाद नहीं कर रहा था, आइकमैन अपने लोगों से संवाद नहीं कर रहा था, आइकमैन समाज के लोगों से संवाद नहीं कर रहा था और इसलिए उसको पता ही नहीं चल पाया कि the gravity of the consequences of his actions. He was just obeying order like a machine and not bothered about the consequences of the action.
तो वो एक क्रिमिनल के रूप में वर्क नहीं कर रहा था, बल्कि पार्टीमैन के रूप में जैसे लग रहा था कि वो पार्टीमैन के रूप में लग रहा है। तो सरकारी अधिकारी अगर पार्टीमैन के रूप में काम करने लगेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर तो वो जो सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों में बहुत सारे लोग IAS के एग्जाम में अपीयर हो रहे होंगे, और हमेशा हम लोग उसको सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट बताते हैं कि भाई सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी ये डिमांड करती है कि आप सही राय दीजिए शासक को, चाहे वो उसको माने चाहे ना माने, लेकिन आपका कॉन्शियंस तो क्लियर है कि हाँ हमने सही राय दी। उसके बाद जो वो ऑर्डर दे उसको तो आपको पालन करना ही है, क्योंकि आप तो कर्मचारी हो, अधिकारी, आपका पॉलिटिकल बॉस तो वो है। लेकिन आपने उसको सही राय दी, तो सही राय आप तो तभी दोगे ना जब व्हेन यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, व्हेन यू आर टॉकिंग टू अदर्स, व्हेन यू आर टॉकिंग टू द सोसाइटी। आपको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन अगर आपने वो स्विच ऑफ कर दिया, अपने से वार्तालाप, अपने से संवाद का स्विच ऑफ कर दिया, केवल आप जो है मैकेनिकली ऑर्डर पालन कर रहे हैं, तब तो आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और इसी प्रकार से आइकमैन जो था वो बिल्कुल सेम था, अर्थात वो पागल नहीं था। वो उस पर बहुत सारे आप समझिए कि टेस्ट्स किए गए, और बहुत सारे जब टेस्ट किए गए, जिसमें कि जॉन्डी टेस्ट है, जिसमें कि बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट है, जिसमें कि हाउस पर्सन ट्री टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट किए गए और वो एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट्स को भेजे गए। और सारे साइकोलॉजिस्ट का एक ही निष्कर्ष था, क्योंकि उनको डिस्क्लोज नहीं किया गया कि हु इज दिस मैन हु इज बीइंग टेस्टेड, तो सारे लोगों का जो साइकोलॉजिस्ट थे उनका केवल और केवल एक ही ऑब्जर्वेशन आया कि द पर्सन इन क्वेश्चन इज ए डेंजरस मैन पार एक्सेलेंस। अर्थात सारे साइकोलॉजिस्ट ने, सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट के जो निष्कर्ष है वो पॉइंट कर रहे थे कि जिस व्यक्ति का भी ये जांच की जा रही है, वो बिना उनका नाम बताए हुए उन्होंने कहा कि ये कोई बहुत ही खूंखार व्यक्ति है, ये कोई बहुत ही ऐसा व्यक्ति है जो कि कहना चाहिए कि बहुत डेंजरस है, मोस्ट डेंजरस पार एक्सेलेंस। अर्थात इस जैसा डेंजरस व्यक्ति जल्दी पैदा नहीं होता है, ऐसा उन लोगों का ऑब्जर्वेशन था। तो बहरहाल जो अन्ना एरेंट के ऊपर चार्ज लगता है वो यही लगता है कि वो ये कहना चाह रही हैं कि जो एडोल्फ आइकमैन है वो एक साधारण व्यक्ति था, वो क्रिमिनल नहीं था, लेकिन उसने बहुत बड़ा क्राइम किया। लेकिन ये जरूर है कि कभी भी हैन्ना एरेंट के लेखन में ये ध्यान रखिएगा, उन पे चार्ज जरूर लगाया जाता है, लेकिन कभी उन्होंने ये चीज नहीं लिखी कि उसको नरसंहार से उन्होंने वंचित किया हो, उस नरसंहार के चार्ज से वंचित किया हो। कभी ये कहा हो कि उसको ट्रायल नहीं होना चाहिए था, कभी ये कहा हो कि उसको मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए, कभी ये नहीं कहा कि वो नरसंहार का आरोपी नहीं है। इसलिए हैन्ना एरेंट के मन में आइकमैन के प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था, वो एक बहुत ही ऐसे फिनोमिना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रही हैं जो कि टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप और टोटलिटेरियन व्यवस्थाओं में जन्म ले सकता है, जबकि हम और आप एक पॉलिटिकल मैन की जगह एक इकोनॉमिक मैन के रूप में अपने को रिड्यूस करके एक कमरे में बंद करके केवल अपने स्वार्थ, अपने हित, अपने बारे में, इकोनॉमिक उन्नयन के बारे में सोचते हैं, और समाज के बारे में, समाज में उसके हो रहे कार्यों के बारे में, समाज में हो रहे कार्यों के परिणामों के बारे में हम भूल जाते हैं। इसकी तरफ इशारा कर रही हैं हन्ना एरेंट। तो मुझे लगता है कि जो टोटल थीसिस निकली वो यही निकली कि एक ऐसा स्थिति हमको पैदा कर दिया गया है जिसमें कि अबोध दुष्ट का एक चित्र बिंब उभरता है एडोल्फ आइकमैन के रूप में, जिसको कि बैनरिटी ऑफ इविल की संज्ञा हैन्ना एरेंट देती है। आशा है कि इस ब्रीफ डिस्कशन से आपको इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस संबंध में अगर आपके कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, तो जरूर हमसे शेयर करने की कृपा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।